चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारे 9th क्लास का 14th चैप्टर चल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिटेल चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेन सी हमें अब जानना है, हमारा क्वेश्चन है कि किस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है, बादल बनते हैं और वो हमारे लिए बारिश लाते हैं। वी कुड स्टार्ट बाय डूइंग ए सिंपल एक्सपेरिमेंट विच डेमोन्स्ट्रेट्स सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दीज क्लाइमेटिक चेंजेस। एक्टिविटी है 14.3, जिसमें आपने क्या करना है, एक एम्प्टी बॉटल को लेनी है। इस बॉटल में आपने क्या करना है, 5 to 10 ml वाटर लेना है और वो गर्म करके इस बॉटल में डाल देना है। फिर आप इसे शेक करेंगे और इसे छोड़ देंगे सन में 10 मिनट्स के लिए, क्योंकि जो एयर है बॉटल में वो सैचुरेट हो जाएगी वाटर वेपर से। अब आपने एक जलती हुई स्टिक लेनी है, अगरबत्ती वाली लेनी है, और कैप को ओपन करके इस तरह से करना है कि उसमें थोड़ा सा जो धुआं है वो भर जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने क्लोज़ कर देना है बॉटल को एक बार दोबारा से, और आपने श्योर करना है कि जो कैप है वो बॉटल की वो टाइटली आपने उसे बंद किया है। ठीक है, अब बॉटल को प्रेस करना है अपने हाथों से लेकर, क्रश करना है जैसा जितना पॉसिबल हो सके। फिर कुछ टाइम के लिए इसे छोड़ देना है, फिर दोबारा से इसे प्रेस करना है। ठीक है, आंसर करना है। अब जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, क्या आप ऑब्जर्व करते हो कि जो एयर है बॉटल के अंदर वो फोगी लग रही है, आपको धुआं सी लग रही है। अब ये फोग कब डिसअपियर होते हैं, ख़त्म कब हो जाते हैं ये फोग्स? जो प्रेशर है वो ज़्यादा है क्या बॉटल के अंदर? इन सब क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। जो फोग आपने ऑब्ज़र्व किया है बॉटल में प्रेशर की वजह से, वो प्रेशर हाई है या लो है, या फिर वो फोग तब बना है जब प्रेशर ज़्यादा लगाया है, या फिर कम प्रेशर से ही वो फोग बन गया था? What is the need for smoke particle inside the bottle for this experiment? इस एक्सपेरिमेंट में हमने जो स्मोक डाला है जलती हुई स्टिक से, वो ज़रूरी क्यों था? What might happen if you do the experiment without smoke from the incense stick? अगर आप जलती हुई कैंडल स्टिक से ये नहीं करते तो क्या हो जाता? अब इसे ट्राई करो और अपनी प्रेडिक्शन को चेक करो, क्या ये करेक्ट था? What might be happening in the above experiment in the absence of smoke particle? क्या होता है अगर आप स्मोक पार्टिकल्स उसमें नहीं डालते तो? ठीक, इन सब का क्वेश्चंस का आंसर ये है कि जब हम एयर अंदर होती है उसके अंदर और हम स्मोक को अंदर पास कर देते हैं, तो वो स्मोक पार्टिकल क्या करते हैं, न्यूक्लियस का काम करते हैं उन वाटर वेपर्स के लिए। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस का काम करते हैं, वाटर वेपर उन न्यूक्लियस से अटैच हो जाती है। जैसे ही वाटर वेपर्स के साथ न्यूक्लियस जो मतलब स्मोक है वो बनना शुरू हो जाता है, और वो जब हैवी हो जाता है ये क्लाउड्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी होने के बाद वो क्या करता है, नीचे गिर जाता है, वो पानी जो है वो नीचे गिर जाता है, और बॉटल में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। जब ये ड्रॉपलेट हैवी हो जाती हैं तभी ये नीचे गिरती हैं, तो वो फोग भी डिसअपियर हो जाता है। जो धुआं सा हमें दिख रहा था वो भी डिसअपियर हो जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो कंडेंसेशन शुरू हो जाती है ड्रॉपलेट्स की। ठीक है, और वो ड्रॉपलेट्स नीचे चली जाती हैं, जिसकी वजह से फोग नीचे चला जाता है। फोग ऑब्जर्व होता है उस बॉटल में जब प्रेशर जो होता है बॉटल का कम होता है। ठीक है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं उनका न्यूक्लियस का काम कर रहा है, ये पार्टिकल हैं वाटर के वो विजिबल हो जाते हैं बिगर ड्रॉपलेट्स में। ठीक है, तो वैसे उन्हें अगर हम बनाते, जैसे अगर हम उसमें स्मोक नहीं डालते तो इन पार्टिकल्स को कंबाइन करने के लिए कुछ था नहीं हमारे पास, इसीलिए ये स्मोक जो है बॉटल के अंदर डालना ज़रूरी था। समझ गए आप? वो कंबाइन करने के लिए, वाटर वेपर्स को कंबाइन करने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था। द अबो एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट्स
on a very small scale. What happen when air with the very high content of water vapor goes from a region of high pressure to a region of low pressure और vice versa? क्या होता है जब इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, जब जो वाटर वेपर जाती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर के पास, ठीक है। When water bodies are heated during the day, जब गर्म हो जाते हैं वाटर बॉडीज, large amount of water evaporates and goes into the air. ज़्यादा पानी क्या है, इवेपोरेट हो जाता है और एयर में चला जाता है। कुछ अमाउंट है वाटर का वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है और पार्ट बन जाता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का। दिस एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड, ये एयर भी है जो हीट हो जाती है, हॉट एयर ऊपर चली जाती है पानी को अपने साथ लेके। ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं सभी, ठीक है, जो हेल्प कर रही हैं इसको वाटर को रेज करने में। एज द एयर राइजेस इट एक्सपेंड्स एंड कूल्स, ये ऊपर चली जाती है और ठंडी हो जाती है। जब कूलिंग हो जाती है वाटर वेपर की तो एयर कंडेंस हो जाती है टाइनी ड्रॉपलेट्स में, पानी की बूंदों से कंडेंस हो जाती है। जो ये कंडेंसेशन है वाटर की, ये फैसिलिटेट करती है पार्टिकल्स का। सम पार्टिकल्स could act as a nucleus for these drops to form around. कंडेंस होने के बाद न्यूक्लियस की तरह कुछ पार्टिकल्स काम करते हैं जिसकी वजह से वो ड्रॉप्स की फॉर्म में हो जाते हैं। नॉर्मली जो डस्ट होती है और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो ये काम करते हैं कि उन एयर ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करते हैं। एज द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, जैसे ही पानी की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, दे ग्रो बिगर, वो ज़्यादा बड़ी होना शुरू हो जाती हैं और कंडेंसेशन जो दीज वाटर वेपर्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं उनकी कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। When the drops have grown big and heavy, they fall down in the form of rains. वो बारिश की तरह गिरना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है एयर का वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, प्रेसिपिटेशन भी होनी शुरू हो जाती है जो स्नो की फॉर्म में आती है या स्लीट या हेल्स की फॉर्म में भी होना शुरू हो जाती है। समझ गए आप किस तरह से बारिश होती है। जो बॉटल का एग्जाम्पल था ये आपको आसान कर देगा समझने में। जो रेनफॉल पैटर्न होता है वो डिसाइड होता है विंड पैटर्न से। जो बारिश किस तरह से गिरेगी वो विंड पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। जो लार्ज पार्ट्स हैं हमारे इंडिया के, मोस्टली जो रेंज होती है वो साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है। वी हैव ऑल्सो हर्ड वेदर रिपोर्ट से डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल, डिप्रेशन कॉज हो गया है कुछ बारिश की वजह से कुछ एरियाज़ में। फिगर 14.2 आप देखें इसके लिए, ये देखिए, ये हमने न्यूज़ में सुना होता है। उसके बाद एक्टिविटी है 14.4 की, ये देखना है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वेदर रिपोर्ट्स, टेलीविज़न की, रेनफॉल पैटर्न कैसा होता है हमारी कंट्री में, जिससे आपको मदद मिलेगी समझने में कि ये एक्चुअल में है क्या। ऑल्सो फाइंड आउट करना है आपने कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है रेन गॉज, और आपने एक रिपोर्ट भी बनानी है। हमें क्या प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं ताकि हम रिलायबल डाटा है वो रेन गॉज का ले सकें, ठीक है। इनका आंसर ये है, इन विच मंथ डिड यूअर सिटी टाउन विलेज गेट मैक्सिमम रेनफॉल, कौन से महीने में आपके सिटी में, आपके शहर में, आपके गांव में बारिश होती है। कौन से मंथ में आपके जो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी हैं वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं। क्या ये रेनफॉल जो होती हैं अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग, हमेशा ही इस तरह से होती है कि तूफान आ गया है, बहुत ज़्यादा जो है बिजली चमक रही है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या रीज़न है कि ज़्यादा थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, किस रेन में होती है, ठीक है। तो इसके लिए एक्टिविटी 14.5 आप देखें। फाइंड आउट मोर अबाउट मॉनसून एंड साइक्लोन्स फ्रॉम लाइब्रेरी। आपको क्या पढ़ना है, मॉनसून के बारे में थोड़ा पढ़ना है और साइक्लोन के बारे में भी पढ़ना है। ट्राई एंड फाइंड आउट द रेनफॉल पैटर्न ऑफ एनी अदर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री का भी आप पैटर्न है रेनफॉल का वो देख सकते हैं। इज़ द मॉनसून रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन द वर्ल्ड ओवर, क्या मॉनसून रिस्पॉन्सिबल है पूरे संसार में ही, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम एयर के बिना तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए
एयर पोल्यूशन है, वी कीप हियरिंग इन द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द न्यूज़। हम हमेशा सुनते हैं कि जो सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। पीपल ऑफन bemoan the fact that the quality of air has gone down since their childhood। लोग हमेशा मतलब रोना रोते हैं, इस बात का विलाप करते रहते हैं कि क्वालिटी है एयर की हमेशा कम होती जाती है, और हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि जो क्वालिटी है एयर की वो कम हो गई है, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ एयर अफेक्ट एंड हाउ डज द चेंज इन क्वालिटी अफेक्ट अस। किस तरह से ये अफेक्ट होती है और ये हमें किस तरह से अफेक्ट करती है, या दूसरी लाइफ फॉर्म को किस तरह से अफेक्ट करती है। फॉसिल फ्यूल हैं जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, इसमें कुछ अमाउंट का नाइट्रोजन और सल्फर होता है, ठीक है। हम किस किस की बात यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं, नाइट्रोजन और सल्फर की। SN कर सकते हो या NS कर सकते हो, याद करना इसको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये फ्यूल बर्न होते हैं, जलते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर भी जलती हैं, तो ये डिफरेंट ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स। सिर्फ इनको इनहेल करने से ही नहीं डेंजरस हैं, ये रेन वाटर में भी डेंजरस इफेक्ट करती है, मतलब रेन वाटर के साथ डिज़ोल्व करके ये एसिड रेन करती हैं। तो जब ये कंबाइन होती हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाते हैं तो ये इंक्रीज़ करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। जब कंबंशन होता है फॉसिल फ्यूल का तो ये इंक्रीज़ करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स को एयर में। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या करते हैं, क्या होते हैं, ये हो सकते हैं कार्बन पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा ये फॉसिल फ्यूल था, इससे क्या निकलता है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसमें जलने से सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी इंक्रीज होते हैं। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होते हैं, कार्बन पार्टिकल होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इन सभी का लेवल हाई होना विजिबिलिटी को कम करता है, हम देख नहीं सकते, है ना। स्पेशली कोल्ड वेदर में जब वाटर वेपर भी कंडेंस होती हैं एयर में, तो जिसको हम स्मोक भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम देख नहीं सकते। विजिबली इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, विजिबल इंडिकेशन है कि हमारी एयर जो है वो पोल्यूट हो गई है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो क्या करती है, ऑक्साइड्स को रिलीज़ करती है, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड्स को, और अदर सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं या कार्बन पार्टिकल्स हैं। तो ये इसकी वजह से कार्बन पार्टिकल्स और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली जब ठंड होती है तो वहाँ पे वाटर वेपर्स भी कंडेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर जो है धुआं हो जाती है, ठीक है। लास्ट डेज में आपने सुना था किसान पराली को जला रहे हैं, उसकी वजह से धुआं हो रहा है, लेकिन ये फॉसिल फ्यूल के जलने से होता है। तो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में धान उगाना ही बंद कर दिया है लोगों ने, बहुत कम कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्मोक बनना शुरू हो जाता है, धुआं होना शुरू हो जाता है, विजिबिलिटी जो है पुअर हो जाती है, और ये इंडिकेट करती है कि एयर हमारी पोल्यूट हो चुकी है। स्टडी शो करती हैं कि रेगुलर ब्रीदिंग जो होती है ऐसी एयर में जिनमें ये सब्सटेंस होते हैं, इनकी वजह से एलर्जी हो जाती है, ठीक है, कैंसर हो सकता है, कितने नुकसान हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। तो क्या है, एन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। ऐसी एयर हो जाती है, क्या आप चाहते हो ऐसी एयर हो जाए, तो आप ऐसा मत करना जिसकी वजह से हमारी एयर को पोल्यूशन झेलना पड़े, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए जो हमारी एयर को प्योर करते हैं। Organisms called lichens are found to be very sensitive to the level of contaminant like sulfur dioxide in the air, ठीक है। जो हमारी एयर में सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है ना, उसके लिए ये लाइकन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर इन सेक्शन 7.3.3,
जो कि हम पढ़ेंगे, है ना, उसमें डिस्कस किया हुआ है कि लाइकेंस कॉमनली वहाँ पे मिलती हैं, ऐसी ट्री बार्क पे मिलती हैं थिन ग्रीनिश वाइट क्रस्ट की फॉर्म में, जहाँ पे ये सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। ठीक है, इफ़ यू कैन सी फाइंड लाइकेंस ग्रोइंग ऑन द ट्रीज इन योर लोकेलिटी, अगर आप कर सकते हो तो आप अपनी लोकेलिटी में जहाँ पे लाइकेंस ग्रो होती हैं वहाँ पे, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे बच्चों, देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ है वहीं पे लाइकेंस ग्रो होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि लाइकेंस कौन से पॉल्यूशन को इंडिकेट करती है, तो आप क्या बताओगे, सल्फर डाइऑक्साइड को। कंपेयर करना है लाइकेंस को आपने ट्रीज पे, बिजी रोड्स के ट्रीज पे, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस वाले ट्रीज पे जो थोड़ा सा दूर हो। जो रोड के पास जो पेड़ होते हैं उसमें भी आपने कंपेयर करना है कि लाइकेंस जो है वो कौन सी साइड को फेस कर रही है, मतलब रोड की साइड है या दूसरी साइड है, रोड से दूसरी साइड है, ये भी आपने चेक करना है। What can you say about the level of polluting substances near roads or away from the roads on the basis of your finding? अब आप क्या कहोगे, जो आपको जो मिलेगा नतीजा उससे आप क्या कहोगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।